हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर की शुरुआत करने के पहले अ, कुछ लाइन में कहना चाहता हूँ कि यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो बिना मेहनत किए हुए कुछ भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगर आप इस जंग में उतरे हैं तो मेहनत करना बिल्कुल लाजमी है। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। तो मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस जर्नी में अगर आप आए हैं तो इस जर्नी में जी जान लगाना है आपको, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट दे सकें और अच्छे से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स 24 जनवरी 2024। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और ये करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोर देन अनफ है करंट अफेयर का पोर्शन कवर करने के लिए। तो अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। स्टैटिक पोर्शंस भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराता हुआ चल रहा हूँ, साथ ही मैप्स भी इंक्लूड करते हुए हर एक लोकेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि अच्छे से क्लैरिटी हो सके लोकेशन वाइज हर एक न्यूज़ से रिलेटेड, ताकि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी ये आपका काम आ सके। आइए सर, आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है वो यहाँ पे देखते हैं। जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। जगदीप धनखड़ ये आज के डेट में हमारे राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और ये इन्हीं के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये वाइस प्रेसिडेंट के पहले वाइस प्रेसिडेंट, देखिए मेरे तरफ से क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखते हुए चलेगा। क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। टू वे कम्युनिकेशन हमेशा देखने को मिलेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे तरफ से आएंगे। जैसे वैसे कल के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे उसमें बहुत से लोगों के द्वारा आंसर्स आए थे। उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे प्रिया सिंह के द्वारा कमेंट्स में आंसर आए थे, कृष्ण मोहन के द्वारा आंसर्स आए थे। तो आप लोग भी इसी तरह से आंसर्स करते हुए चलें, ताकि आप लोग का भी इनाम मैं लेता हुआ चलूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर की क्लास के दौरान, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग दिया करें, ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपसे पूछ जो दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये है कि जगदीप धाकड़ जी हैं जो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन करने के पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। किस राज्य के राज्यपाल थे वो आपको बताना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। नोट करते हुए चलिएगा, अपने साथ नोट कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं देता चलूँ नोट करते हुए चले, ताकि इन द एंड आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर सकें। तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। 75 वर्ष पूरे होने के दौरान गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में इन्होंने ये कैंपेन का इनॉग्रेशन किया है। ये कैंपेन जो है भारत के संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और राष्ट्रीय साझा मूल्यों को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी जो हमारी नेशनल वैल्यूज़ है उसको ये प्रमोट करता है। हमारा संविधान, देखिए भारत में सबसे ऊपर जो है, सबसे सबसे प्रायोरिटी जो भारत में दी जाती है वो हमारे संविधान की दी जाती है। इसको लेकर के ये हमारे 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 नेशनल जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी संविधान को लेकर के वो बात कही गई है कि संविधान को हमें फॉलो करना है। तो चलिए, फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात अगर यहाँ पे उठी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। दो क्वेश्चन मैंने पहले ही स्लाइड में आपको दे दिए हैं, नोट कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल आपको बताना है। दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए यहाँ से। ठीक है, इसका एम क्या है कि इसका उद्देश्य संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और जिम्मेदारी को पैदा करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के रूप में इसको एम करना है,
ताकि सिटीजन को एम्पावर किया जा सके, नागरिक को बेसिकली योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके, ताकि इसमें पार्टिसिपेट करे और इसकी जो लोकतंत्र में भाग लेकर के अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सके। हमारा संविधान हमारा सम्मान को लेकर के बात कही जा रही है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है और इसके जो आइडियल्स हैं उसको हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है, किसको लेकर के आप आई थिंक न्यूज़ समझ गए होंगे। यहाँ पे जो बेसिकली एब्रोगेट कर दिया गया, एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना, समाप्त करना, है ना, किसी चीज़ को अप्रूव होने से रोकना। तो वीडो के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह की गर्भ अवस्था को समाप्त करने की विधवा की अपील को रद्द कर दी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं विधवाओं के द्वारा यहाँ पे अपील किया गया था 29 वीक प्रेगनेंसी को लेकर के, तो उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अजन्मे भ्रूण के जीवन के अधिकार पर जोर देने वाली केंद्र सरकार की अर्जी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विधवा को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है, एब्रोगेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को राइट टू लाइफ ऑफ द अनबोर्न फेटस, जो बच्चा जन्मा नहीं है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 29 वीक प्रेगनेंसी को लेकर के विडो के द्वारा उसको टर्मिनेट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, अपील को यहाँ पे रद्द कर दिया है, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, तो जो जस्टिस कौन थे, प्रसाद थे। प्रसाद ने पहले सुझाव दिया था कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला की मानसिक स्थिरता खराब हो सकती है, जिससे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लेकिन फिर उन्होंने पुराना जो इनके द्वारा गाइडेंस उसी को इन्होंने फॉलो किया, ये ध्यान रख सकते हैं। तो जो टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया गया 29 वीक प्रेगनेंसी को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। 29 किसके द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा विडो के द्वारा जो अपील की गई थी, तो उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया ये अपील को, विधवा के द्वारा जो अपील की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैभव स्कीम की बात कही जा रही है। वैभव, यहाँ पे वैभव का मतलब हो गया वै से वैश्विक, भा से भारतीय, वै से वैज्ञानिक समिट। ठीक है, एक ग्लोबल समिट है ओवरसीज और रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट और एकेडमिक्स के द्वारा जो बेसिकली इनिशिएट किया गया है। ये वैभव जो फेलोशिप है, ये 22 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को ये प्रदान किया जाता है, जो भारत मूल के होने चाहिए। वैभव फेलोशिप के शुभारंभ पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी जो साइंस एंड टेक के ये केंद्र मिनिस्टर है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा, ये साइंस एंड टेक के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्हीं के द्वारा भारत के विकास के लिए भारतीय प्रवासियों की वैज्ञानिक क्षमता पर जोर दिया गया है। वैभव फेलोशिप का पहला बैच दुनिया के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, इसका पहला बैच जो है यहाँ पे 22 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को यहाँ पे ये प्रदान किया गया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली डेवलपमेंट को लेकर के बात की जा रही है। भारत के डेवलपमेंट में जो साइंटिस्ट का रोल रहता है उसी को लेकर के यहाँ पे बढ़ावा दिया गया इस फेलोशिप प्रोग्राम को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में पिछले 10 वर्षों में आप देख सकते हैं वे साइंस एंड टेक जो है वो कितनी सफलता हासिल की है। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में जाएंगे, मिशन टू मार्स आप देख सकते हैं, मॉम मिशन जो था बेसिकली, फिर चंद्रयान मिशन था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली साइंस एंड टेक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाकर ये देखेंगे, कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा बहुत माइन्यूट लेवल पे सैटेलाइट्स डेवलप किए गए हैं। अगर आप जिसका नाम प्रथम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जो बेसिकली साउथ इंडिया में तमिलनाडु या चेन्नई वगैरह में बेसिकली वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये भी न्यूज़ मैंने आपको कवर कराया था, 2020-21 की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम का ये स्टोरीज़ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आपको आज के डेट में लास्ट 10 ईयर्स में साइंस एंड टेक क्षेत्र में भारत में बहुत ज़्यादा हो रखा है। उसी को लेकर के यहाँ पे 22 इंडियन फॉरेन साइंटिस्ट को ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसमें उनको प्रदान किया गया है, वैश्विक वैभव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए
वैभव स्कीम की बात यहाँ। अब यहाँ पे आप आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो ये मैंने हिंदी में भी इसको यहाँ पे अपलोड किया ताकि किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो। मेरे सारे नोट्स बाइलिंगुअल में रहते हैं, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में नोट करते हुए चलेगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, जिसको स्टेम कहते हैं, है ना, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, स्टेम क्षेत्र की यहाँ पे बात कही जा रही है। शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में भारतीय डायस्पोरा के बीच सहयोग की सुविधा हेतु वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसको वैभव के नाम से नाम दिया गया, इस फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की गई है भारत सरकार के द्वारा। वैभव शिखर सम्मेलन भी भारतीय स्टेम प्रवासियों को भारतीय संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। अभी वही सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। अब ये योजना परिचय यानी ये न्यूज़ में क्यों, नोट क्यों, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, विदेशी संस्थानों में भारत में शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहयोग, एजुकेशनल और यहाँ पे अनुसंधान, रिसर्च कॉपरेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन की बात कही जा रही है। इंडिया और वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने को लेकर के इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यह जो है डीएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, यानी ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा, डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रहेगा, याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वैभव के बारे में बता दिया है ताकि कहीं पे भी आपसे पूछा जाए आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है ताकि कोलैबोरेशन हो सके किसके क्षेत्र में, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन क्षेत्र में इसको, ताकि इंडिया के एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये एक कोलैबोरेशंस आपको देखने को मिलेगा ताकि नए नए जो रिसर्च है वो अच्छे लेवल पे हो सके और एक तरह से इंडिया के स्टेम को इंडिया के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो AIIB से रिलेटेड है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो AIIB के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट जल्दी से बता दीजिए। आगे वाले स्लाइड में भले ही आपको इसका आंसर पर जरूर मिल जाएगा लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो आज के डेट में 4.86 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। किस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे निवेश ट्रस्ट यहाँ पे किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि हम सतत ऊर्जा जो क्षेत्र है सतत विकास की तरफ हम बढ़ावा दे सकें। अपने नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में 4.86 बिलियन रुपए का निवेश किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत ही क्या, आप देख सकते हैं पूरे विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के कितना बड़ा मतलब स्टेप्स लिया जा रहा है हर कंट्री के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हो सके वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो बेसिकली जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो किसी भी तरह से, चाहे वो एयर पॉल्यूशन ही क्यों ना हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन ही क्यों ना हो, तो हर तरह के चीज़ों से हमें रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को से बचने के लिए, इन सब को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करने के लिए, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड जो उत्सर्जित गैस होते हैं उसको कम करने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रह सके। तो इसका काम यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इसको INVITS को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, और हरित बुनियादी ढांचे के लिए निजी पूंजी जुटाने में सहायता कर रहा है। देख सकते हैं सपोर्ट कर रहा है प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन को ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार किया जा सके और हम नेट जीरो टारगेट की ओर बढ़ सकें। नेट जीरो टारगेट मतलब नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, कार्बन का उत्सर्जन कंट्री से ना के बराबर हो
उसको लेकर के यहाँ पे टारगेट की जा रही है, और उसी चीज़ को लेकर के AIIB के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है 3 और 4, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। और ये बेसिकली जहाँ पे भी फंडिंग की कमी होती है, उसको इकोनॉमिक की कमी होती है, वहाँ इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति अगर किसी देश में ज़रूरत होती है पैसों की, तो वहाँ पे बेसिकली ये अपना फंड जो है इसके पास वो फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। बेसिकली ये बेसिकली एशियन कंट्री के लिए ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया में ही ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स को, ठीक है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आपको ये देखने को मिलेगा। हेड क्वार्टर इसकी कहाँ पे, बीजिंग का चाइना में। इसका एब्रिविएशन AIIB। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। 8 साल हो गए आज के डेट में देख सकते हैं। तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 109 मेंबर स्टेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए हेड क्वार्टर तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी प्रेसिडेंट मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में, मुझे आपसे प्रेसिडेंट जानना है कि कौन है आज के डेट में इसके प्रेसिडेंट। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जितने भी लोग आंसर करेंगे अगले वीडियो में उनका नाम मैं लूँगा। तो बहुत अच्छे से वीडियो को, लेक्चर को सुनिए। जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ उसका आंसर्स आप सर्च कीजिए। जितना ज़्यादा आप आंसर्स जो भी चीज़ सर्च करेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से सर्च करें, ताकि जो चीज़ आप खुद से सर्च कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट का नाम बता सकता था, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। आपको इसको सर्च करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। भारत से यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप आए, यहाँ पे आपका रेड सी से होकर के आप यहाँ पे मेडिटेरियन सी से होकर के आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड यहाँ पे देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड न्यूज़ है। 16 साल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप्स, यहाँ पे अभी एक रास्ता क्लियर हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FTA को लेकर के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप देख सकते हैं 16 साल का इंतजार अब जा कर के ख़त्म हुआ है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में FTA जो है 16 साल के बाद यहाँ पे ये समझौता हुआ है। 16 साल की बातचीत के बाद FTA पर समझा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, बहुत बार इससे भी न्यूज़, बहुत बार इससे भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा ये है क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो बेसिकली अभी स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहमति हुई है। स्विस अर्थव्यवस्था मंत्री गाई पारमेलिन ने घोषणा की है, और इस जो वहाँ के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं गाई पारमेलिन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और पारमेलिन जो है वो इंडिया के जो पीयूष गोयल हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये घोषणा की उनके द्वारा की गई है। और ये मीटिंग कहाँ पे उनके द्वारा की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पढ़ाया था ना प्रीवियस कल के वाले करेंट अफेयर्स में, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। जो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, ये आपका दावोस में हो रहा है। तो पीयूष गोयल के साथ मुलाकात होने के बाद उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, जबकि समझौते की रूपरेखा की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। अधिकारी अब विवरण के पुरस्कृत कर रहे हैं। देखिए ये पुष्टि हो रखी है कि अब FTA होगा इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। अब डिटेल्ड जो होता है ना, डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो रिलीज़ होते हैं प्रेस में, उसका लेकर के अभी बेसिकली वेट किया जा रहा है। वैसे ये एग्रीमेंट होगा, इसको लेकर के सहमति हो गई है, अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। गाय परमलिन वहीं के जो आर्थिक मंत्री हैं उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई। न्यूज़ में क्यों रहता है, देखिए कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा ये बात पूरा गया है। देखिए इजराइल के साथ भी हम लोग जो है ये कर रखे, हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इसकी ये जो है बेसिकली 30वें एनिवर्सरी यहाँ पे है, दो कंट्रियों के बीच में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ये इजराइल के बारे में बात कही जा रही है। चलिए ये तो अलग टॉपिक हो गया। ये FTA जो है यहाँ पे जो बात कही जा रही है ये क्या है, ये एक दो से ज़्यादा नेशन के बीच में जो बैरियर होता है, जो रुकावटें होती हैं, जो आयात निर्यात में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये FTA यहाँ पे साइन किया जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या बोला जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वहाँ उस सीमाओं पे जो
जो सामान और सर्विसेज दोनों का खरीदारी और बिक्री हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही नया और कम आपका टैरिफ लगेगा, कोटा लगेगा, सब्सिडीज प्रोविजन वगैरह जो रुकावटें होती हैं वो एकदम ना के बराबर होती है इस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, वही बात यहाँ पे देखिए, हिंदी में भी मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अच्छे से चीज़ों को समझिए। दो या दो से अधिक देशों के बीच में आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए ये एक समझौता होता है। ये मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए मैंने बताया था ना, पार खरीदा व बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद, जिसको इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के विपरीत है। तो एफटीआई इसीलिए साइन किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में उस कंट्री के साथ। ठीक है, तो ये हमेशा आप समझते हुए चलिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बेसिकली दो देशों के जो संबंध है उसको और मजबूत करता है। अगर किसी भारत का किसी देश के साथ एफटीए साइन हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि उन देशों के साथ भारत का संबंध जो है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, बात यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की कही जा रही है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, जो बहुत सारे जो वहाँ पे झील हैं, गांव हैं, माउंटेन्स हैं, जैसे अल्प माउंटेन भी वहीं पे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लैंडमार्क्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंट्री जो है वो जिसमें बहुत सारे हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं, बैंकिंग फाइनेंस, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक का पार्ट है मैक्सिमम। ऑफिशियल लैंग्वेज रोमांस है, फ्रेंच है, जर्मन, इटालियन है। करेंसी स्विस फ्रांस यहाँ देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री है, फेडरल रिपब्लिक है, ये ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्टोरेट सिस्टम है, टोटल 87 लैक्स का यहाँ पे आपका पॉपुलेशन है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो कौन से देश से ये घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस के साथ घिरा हुआ है, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इटली के साथ, चारों तरफ से ये बॉर्डर आपका शेयर करता है। और बीच में आपका यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, बर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। टीम ऑफ द ईयर को लेकर के यहाँ पे घोषणा की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टीम है जिसको यहाँ पे टीम ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया गया है। रोहित शर्मा, शुभम गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरी मिशेल, हेनरी क्लैसन, मार्को जेनसन, एडम जम्पा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। तो ये सारे टीम ऑफ द ईयर आईसीसी की तरफ से ये घोषणा की गई है। यहाँ पे इसमें 4 प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यशस्वी जायसवाल हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह हो गया। ये T20 टीम ऑफ द ईयर, T20, ये ध्यान रखना, T20 टीम ऑफ द ईयर यहाँ पे इनको घोषित किया गया। यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, और बाकी आप देख सकते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, ये सब जो है ये सब यहाँ पे ओडीआई टीम ऑफ द ईयर यहाँ पे इनको घोषित किया गया। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस आप देख सकते हैं कि कौन कौन है। बेसिकली यहाँ पे रोहित शर्मा, सुमन गिल जो टॉप में है, ट्रेविस हेड, विराट कोहली वगैरह है। और जो T20 में बेसिकली कौन है, तो यशस्वी, सूर्य कुमार, बिश्नोई और अर्शदीप। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं प्रोजेक्ट भीष्म की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, आरोग्य मैत्री का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट भीष्म जो है। यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। आप देख सकते हैं मोबाइल हॉस्पिटल है, यानी रिमोट छोटा हॉस्पिटल टाइप का ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोबाइल हॉस्पिटल यानी छोटा स्टेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्पिटल, जो बहुत सारे लोगों को जान बचाता है। ठीक है, यह क्यूब कोड क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स के साथ एकीकृत किया गया। देखिए इस तरह के आप कह सकते हैं होटल, पॉट होटल आपने देखा होगा, एक छोटा सा क्यूब टाइप का होटल्स वगैरह आपको बहुत सारे स्टेशन देखने को मिलेगा। अगर आप मुंबई गए होंगे तो मुंबई के स्टेशन से भी पॉड होटल्स होते हैं, वो छोटे छोटे एक आदमी के रहने के लायक उतना छोटा कमरा टाइप का होता है। वैसे ये भी मोबाइल हॉस्पिटल है, ताकि किसी को भी मतलब कभी भी इमरजेंसीज हो सके तो उनको मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे इसने जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान रामकृष्ण श्रीवास्तव की जान बचाई। न्यूज़ में क्यों बना हुआ,
आप देख सकते हैं अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 22 जनवरी को, तो वहाँ पे रामकृष्ण श्रीवास्तव की जान बचाने में ये जो भीष्म प्रोजेक्ट है वो बहुत अहम रोल निभाया था, इसीलिए ये आपका न्यूज़ में है। आरोग्य मैत्री जो, क्योंकि ये आरोग्य मैत्री का पार्ट है, तो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट क्या कहता है कि ये मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस में। आरोग्य मैत्री के जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या बोला गया, ये प्रोजेक्ट ये बताता है कि जो भी नेशंस है, जो भी राष्ट्र है जहाँ पे मेडिकल सप्लाईज नहीं है, वहाँ पे हम मेडिकल सप्लाईज इस प्रोजेक्ट के तहत हम डिलीवर करेंगे। देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर में ये आपका आता है। मोदी जी के द्वारा ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया गया था, जहाँ पे जितने मेडिकल सप्लाईज जो हैं जो डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे नहीं है, ना के बराबर है, जहाँ बहुत ज़रूरी है मेडिकल सप्लाईज, वहाँ पे ये क्या करते हैं आपातकालीन सिचुएशन में इंसानियत के नाते वहाँ पे इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आप कह सकते हैं भीष्म क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया। यह एक क्यूब 8 क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। सारे मेडिकल फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपका बेसिकली एआई तथा डेटा एनालिटिक को क्या करता है, एकत्रित करता है और क्यूब की सफलता आपात सटीकता के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों का महत्व रेखांकित करता है। तो ये भीष्म है क्यूब के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन मैट्री इनिशिएटिव को यहाँ पे फॉलो किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बेसिकली इसमें इंक्लूड रहते हैं डेवलपिंग कंट्री से, जो इसको हायर एजुकेशंस के लिए जो बेसिकली परस्यू करते हैं। मोदी जी के द्वारा ऑल्सो सजेस्ट किया गया है कि जितने भी साउथ यंग डेवलपमेंट फोरम है वो क्या होगा, वो कनेक्ट करेंगे यूथफुल ऑफिसर्स से। अभी आपने देखा था जो कोरोना काल में जो बेसिकली इंटर्न्स थे या जो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनको भी वो भी लाइव जो है वो भाग लिए थे कोरोना पेशेंट्स को हेल्प करने को लेकर के, उनको आइसोलेट करने को लेकर के, उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने को लेकर के। तो ये इसी तरह से जो यूथफुल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जो बिगनर्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली और ट्रेंड करने को लेकर के कही जा रही है, ताकि वो भी इसका हिस्सा बन करके जब भी इमरजेंसी होता है तो वो लोग भी इसका हिस्सा बनते हैं और इसी इनिशिएटिव के तहत सारे काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोविड पैंडमिक की बात मैंने अभी की है, तो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो, इसी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट था, स्कीम था, इसी के तहत हमने बहुत सारे देशों में वैक्सीन जो है वो सप्लाई कराई है। लगभग 100 से ज़्यादा देशों तक हम लोगों ने वैक्सीन डिलीवर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ताकि ये आपका हेल्प कर सके आंसर्स राइटिंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा अनुवदनी ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अनुवदनी ऐप क्या होता है, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसको लेकर के ये ऐप बेसिकली लॉन्च किया है। रीजनल लैंग्वेज मतलब हो गया जो लोकल लैंग्वेज हो गया, क्षेत्रीय भाषा हो गया, उसके स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा ये ऐप। तो ये भारत सरकार ने स्थानीय भाषा, लोकल भाषा के अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए इन अनुवादनी ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने AI आधारित अनुवादिनी ऐप द्वारा 8वीं अनुसूची, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 शेड्यूल। चलिए शेड्यूल की बात आई है तो मुझे बताइए भारत के संविधान में टोटल कितने शेड्यूल हैं, अनुसूची, ठीक है, वो आपको बताना है आज के डेट में। तो ये बेसिकली अनुसूची में सभी भारतीय भाषाओं की सामग्री को डिटेल बनाने की योजना बनाएगी। अच्छा, मतलब मुझे बताइए एक और चीज़, टोटल कितनी भाषाएं हैं हमारे इसमें संविधान में जिक्र है, कितनी भाषाओं का जिक्र है, और वो भाषा ऑब्वियस बात है 8 शेड्यूल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको बताना। तो अध्ययन करने की अनुमति यहाँ पे मिल सके छात्रों को, मातृभाषा को अध्ययन करने की अनुमति मिल सके। राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा निकायों को 3 साल के भीतर स्कूलों विश्वविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए इसे लागू करने का निर्देश दिया गया। अब देख सकते हैं नेशन और स्टेट एजुकेशन बॉडीज़ को ये गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, ताकि वो जितने उनके हर एक कोर्सेज में जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी है 3 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने को कह दिया गया है।
6 क्वेश्चन दे दिया है मैंने। देख रहा हूँ कितने लोग आप लोग सिंसियरली चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में, हर एक टर्म्स को इधर से उधर सर्च करने में, और पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, और ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर आप लोगों ने मेरे ऊपर दिखाया है करंट अफेयर्स को लेकर के। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको तक करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में एक वीडियो में ही आपको मिल जाए, ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और से कहीं करंट अफेयर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये क्या करता है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। इसमें 34 वर्षीय पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के को प्रतिस्थापित करेगी, यानी इसको अमेंडमेंट करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। इसमें शिक्षा की बहुत समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद देखिए पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सके। ये बहुत हॉट टॉपिक में आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कहीं ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे करेंट अफेयर्स का हो। मेंस आंसर राइटिंग में तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं आप ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020 के तहत केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा मत क्षेत्र पर देश की जीडीपी 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये भी यहाँ पे इसकी घोषणा यहाँ पे राज्य सरकार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से ये यहाँ पे जारी किया गया। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर पहले 10+2 चलता था, अब इसको 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। तकनीकी शिक्षा की बात करें, भाषाएं बाध्यताओं को दूर रखने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बल दिया गया है। शिक्षा नीति में छात्रों को रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने में बल दिया गया। तो बेसिकली थॉट्स को डेवलप करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। स्कूल से कॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखने को लेकर के इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कैबिनेट की तरफ से इसका रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और पहले एनईपी जो है वो कैबिनेट की तरफ से ये थर्ड मेजर रिवैम्प फ्रेमवर्क एजुकेशन देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंस के बाद। ये तीसरा आपका जो स्टेप्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा शिक्षा नीति यहाँ पे होगा आज़ादी के बाद से। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, आप यहाँ पे देख सकते हैं GER के तहत होगा। अभी मैंने आपको बताया 5+3+3 के रेशियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10+2 के मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा। ओपन स्कूलिंग सिस्टम्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अगला न्यूज़ यहाँ पे वही जय धनखड़ साहब है, वाइस प्रेसिडेंट जो है VP धनखड़ साहब ने न्याय सेतु एकीकृत कानूनी सहायता इंटरफेस को यहाँ पे लॉन्च किया। न्याय सेतु याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, और ये एक कानूनी सेवाओं के दायरे को दूर दराज के कोने पर विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सीमा चिन्ह को साबित किया। ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जितने भी ये लीगल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो सहायता होती है, उसको क्या करता है, ये एक इंटरफेस के रूप में उसको क्रिएट करता है। ठीक है। ये स्टेप है ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके।
हमारा समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक सक्षम कदम है, समावेशी और न्याय संगत समाज को और मजबूत बनाने के लिए। ये जो है इसको कानूनी जानकारी, सलाह और सहायता को एक साथ ये लाता है। ये जो लॉन्च किया गया है ये हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के अंतर्गत इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जो वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। न्याय सेतु, याद रखिएगा, न्याय सेतु। अभी जो गणतंत्र दिवस मनाने जाया जा रहा है, इसमें जो मेन थीम रखा गया है वो वुमेन को सेंटर रखा गया है। अब देख सकते हैं हर जगह वुमेन नेतृत्व यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। जितने भी ट्राई सर्विसेज हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, सभी जगह वुमेन को आपको देखने को मिलेगा टेक पार्ट ले रही हैं जो परेड में है। और ये पहली बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये स्टेप यहाँ पे भारत में ये लिया जा रहा है। चाहे आर्मी, मिलिट्री, पुलिस की बात कर लें या दूसरे सर्विसेज की बात कर लें, यहाँ पे शामिल जो होंगी वो सेवाओं में महिला यहाँ पे इसको लीड करेगी। परेड में नई पीढ़ी के वाहनों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट पोस्ट में 51 विमान यहाँ पे शामिल होंगे, जिसमें लड़ाकू विमान और परिवहन विमान शामिल होंगे। और 15 महिलाएं जो होंगी वो इसको बेसिकली उड़ाएगी। ठीक है, तो इसमें है इसकी पायलट होंगी। और चीफ गेस्ट, मैंने कल के भी होमवर्क में दिया था आपको ये क्वेश्चन कि इस बार चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड में। तो इमैनुअल मैक्रोन होने वाले हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, ये कल भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक इसका आंसर कृष्णा ने दिया था, तो वेरी गुड कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ये है इमैनुअल मैक्रोन, यही है फ्रांस के राष्ट्रपति। तो आप लोग भी आंसर दिया कीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, कमेंट्स में बढ़ चढ़ करके आंसर दीजिए। आपके नाम भी अगले वीडियोज़ में सुनने को मिलेंगे। ये तो आप देख सकते हैं इलॉन मस्क हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि वो न्यूज़ में आ जाते हैं। तो बेसिकली इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट अभी दिया गया है कि यूएनएससी का अभी भी भारत जो है वो परमानेंट सीट होल्डर नहीं बन पाया है। रीज़न क्या है? क्योंकि मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको भारत में है, उसके वजह से ये स्टेटमेंट इनके द्वारा बोला गया। ठीक है, तो यही एक बात है जिसकी वजह से भारत जो है परमानेंट सीट अभी यूएनएससी में नहीं मिला। ये इलॉन मस्क के द्वारा ये बात कही गई है कि यही कारणवश है, नहीं तो अभी तक भारत को ये परमानेंट सीट मिल जाता। एब्सर्ड वर्ड यूज़ किया गया, एब्सर्ड, याद रखिएगा, बेतुका जिसको कहा जाता है। ठीक है, टेस्ला के सीईओ को टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के यूएनएससी की स्थायी सदस्यों में किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र की अनुपस्थिति पर चिंताओं की बात कही गई। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, यूएनएससी में टोटल कितने मेंबर हैं? चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं। आप मुझे परमानेंट मेंबर के नाम बताएंगे और नॉन परमानेंट कितने हैं। तो मुझे टोटल नंबर बताइएगा, परमानेंट सदस्य कितने हैं, नॉन परमानेंट सदस्य कितने हैं यूएनएससी के। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये आपका 6 यूनाइटेड नेशन का ही 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूएनएससी। ठीक है, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करना, शांति डेवलप करना, सिक्योरिटी प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के ये बॉडी को है जो बेसिकली क्रिएट किया गया था, स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत डिटेल में बहुत सारे न्यूज़ मैंने यहाँ पे यहाँ पे आप लोग को बताए हैं, और इसको अच्छे से सुना कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखा कीजिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, नोट करते हुए चलिए, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देते हुए चलिए। नहीं पता सर्च कीजिए उसके बारे में, फिर आंसर कीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर हिस्सा लीजिए और आंसर देते हुए चलिए।
वीडियो अगर पसंद आपको लग रहा है तो इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसको हिस्सा बन सके। एंड है ना, वसुदेव कुटुंबकम का जो थीम है उसको फॉलो करते हुए चले कि लेट्स मूव टुगेदर, एक साथ बढ़ते चलते हैं आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाऊँगा 1K फॉलोअर्स के बाद, तो जल्दी से जल्दी इसको 1K फॉलोअर्स पहुँचाइए। और बेल आइकन पे अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो वहीं नीचे में बेल आइकन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी अपकमिंग कोई भी वीडियोज़ आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइमली उस वीडियोज़ को अटेंड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।